राधे राधे। वेलकम टू ओजस एस्ट्रो। निशांत, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ ओजस्विनी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और काफी रिक्वेस्ट के बाद में फाइनली आप वीडियो में आ गए हैं हमारे साथ में इस पॉडकास्ट में। बस सो रिक्वेस्ट टाइमिंग बस आउट हो रही थी और कुछ नहीं। ओके। सो मतलब आप क्या स्पेशल शेयर करना चाहेंगे? मतलब मुंह से जो निकले वही नॉलेज है। देखो नॉलेज का, अगर हम क्लासिक्स पढ़े ना, हम्म। तो नॉलेज गेन करने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड ऋषिज ने बताया वो है प्रश्न उत्तर मेथड। ओके। आप आप देखो जितने आपके शास्त्र हैं, वो ऐसा हाँ। नहीं है कि आपने एक टॉपिक लिया और उस पर शास्त्र बन गया। गुरु हम्म। और शिष्य के बीच में क्वेश्चन आंसर्स हैं। भगवान महादेव एंड पार्वती जी के बीच में क्वेश्चन आंसर्स है। कॉन्वर्जेशन है, करेक्ट। हाँ, तो एक्चुअली जो हार्ड कोर नॉलेज है ना, वो निकल के ही कन्वर्सेशन से आ रहा है। या हम्म। आप ये कह लो कि आप एक दो लोग या दो एनर्जीज एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन जब कर रहे हो, तब आपको उससे कुछ एक फ्रूटफुल आउटपुट आ रहा है। यस। मतलब अगर आप प्लान करके कर रहे हो ना, ठीक है मेरे को इसी टॉपिक पे बोलना है, फिर यूनिवर्स भी कहीं ना बैरियर क्रिएट कर देता है हाँ। कि ये हमारा बैरियर है, इसी इतना ही मिलेगा आपको। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि जब जनरल डिस्कशन होता है ना तो बहुत सारी चीजें डिकोड हो जाती हैं। एग्जैक्टली exactly. अब देखो कई बार क्या होता है कि भगवान महादेव और पार्वती के बीच में संवाद चल रहा है, हम्म। तो उसके बीच में पार्वती जी एक ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होता है। वहां से महादेव उसको आंसर करते हैं, देन हमें कोई नई चीज मिल जाती है। हाँ, जैसे उधर आमनाय तंत्र के अंदर हम्म। जब भगवती पार्वती के पूछने पर महादेव ने उन्हें वृंदावन रहस्य बताया, हम्म। तो उसमें भगवान महादेव ने पार्वती जी को राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र गाकर सुनाया। ओके। हाँ, और सिग्निफिकेशन क्या है इसका, राधा कटाक्ष स्त्रोत का? देखो मैं स्तोत्र और रेमेडीज पे ना काम कर रहा था, हम्म। तो मैंने ये पाया कि राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो है, वो सेवन्थ हाउस में जितने भी इल इफेक्ट मेलेफिक इफेक्ट्स हैं, उनको कम करने में काम करेगा। ओके। मतलब पिछले एक महीने से मेरी रिसर्च चल रही है कि जितने भी स्तोत्र हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। इज इट बिकॉज डीटी इज राधा? हाँ, डीटी इज राधा और सेवन्थ हाउस इज युगल भाव। तो वहां पे जो डीटी बनते हैं वो राधा कृष्ण बनते हैं। राधा कृष्ण है, मतलब जो जोड़े में डीटी होते हाँ, हैं। सेवन देखो डीजी सर भी क्या कहते हैं सेवन्थ हाउस की रेमेडी में कि आप राधा कृष्ण जी के मंदिर पे कोई इत्र चढ़ाया आइए। हाँ। इत्र और सेवेंथ हाउस को सिग्निफाई करता है, एरोमा। अब इत्र वाली रेमेडी क्या हो गई, एक टाइप की ना लाल किताब वाली हीलिंग वाली रेमेडी हो गई। हम्म। अब उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं आता, वो टेम्परेरी इफेक्ट है। बट इमीडिएट आ जाता है। इमीडिएट आता है, टेम्परेरी इफेक्ट आता है। जब आप लॉन्ग टर्म रेमेडी चाहिए कि आपको ठीक है ये प्रॉब्लम है, वैसे फाइनली आपको सॉर्ट आउट चाहिए ऑल ओवर द लाइफ के लिए, या आप कह सकते हो एस्ट्रोलॉजी तो बिकॉज इस लाइफ की नहीं आगे की लाइफ की बात करती है, तो ऑल ओवर द लाइफ के लिए। ओके। तो उसके अंदर क्या है, आपको स्तोत्र और इनकी शरण लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या ऐसा भी होता है कि जैसे सेवेंथ हाउस में अलग तरीके के मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस हैं? फॉर एग्जांपल किसी का देखो सैटर्न है या अगर किसी का अगर मार्स है। अगर प्लैनेट्स के हमारे पास दो ही कैटेगरी, एक मेलेफिक है, एक बेनिफिक्स है। हम्म। बेनिफिक्स है तो वेल एंड गुड है। हम्म। अगर मेलेफिक्स हैं, अगर कोई भी हो, उनके इल इफेक्ट कम ही स्तोत्र और इन सब से होते हैं। माय क्वेश्चन इज कि वहां पे जैसे अलग अलग प्लैनेट्स फॉल करते हैं, सपोज राहु आ जाता है सेवेंथ हाउस के अंदर, तो क्या वहां पे भी जो अपने स्रोत बताया वही वर्क करेगा या हमें किसी और डीटी का, मतलब हम डीटी कैसे चूज करेंगे वहां पे, किस स्रोत? देखो सेवन्थ हाउस का मेन डीटी जो है वो राधा कृष्ण है। ओके। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर सेवन्थ हाउस में मार्स बैठा हो तो हनुमान जी है। बिकॉज सेवन्थ हाउस क्या है, वो काम त्रिकोण के अंदर आ रहा है ना। हाँ, बट सेवेंथ हाउस में मंगल आपको वायु वैराग्य भी तो तत्व देता वायु है। तत्व के वायु तत्व के अंदर आ रहे हैं। हम्म।
तो मंगल अगर वायु तत्व की फॉर्म में बन रहे हैं तो वायुपुत्र हनुमान जी बन रहे हैं वो। और ओके मंगल, यही मंगल अगर लग्न में है तो भगवान कार्तिकेय बन रहे हैं। ओके, क्योंकि हम तो ग्रह और डिफरेंस समझ में तत्व, आ गया। हाँ, ग्रह और तत्व दोनों वो को नहीं फायर देखते, ये एलिमेंट में आ फायर रहा है। एलिमेंट है। हाँ, फर्स्ट हाउस के अंदर एरी साइन फॉल करता मंगल है तो। अगर सिक्स हाउस में है तो वो दुर्गा जी या कोई भी शक्ति वाली चीज है। बिकॉज सिक्स हाउस और 11th हाउस शक्ति स्थान है। वहां पे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। वाई? यार देखो, षड रिपु और वहां पे ऑल एंड ऑल जो चीज है, उन सब के लिए निपटने के लिए भगवान ने या देवताओं ने हमेशा देवी जी की ही प्रार्थना की है। हाँ, शक्ति मांगते हैं, करेक्ट। फिर क्या हुआ, अलग अलग भगवान ने देवी जी को अपने अलग अलग अस्त्र दिए, देन उनका रूप बना, हाँ, ताकि उनके पास सारे हथियार हो उस चीज को टैकल करने के लिए। क्योंकि हर देवता की एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, बट देवी जी की सारी क्वालिटी उनके अंदर ही है। तो आप कह लो कि रिवर्स मॉड्यूल के अंदर देवी जी ने सबको ही कुछ कुछ क्वालिटीज दी हैं। 11th हाउस को क्यों कंसीडर करते हैं, मतलब देवी हाउस में? सिक्स मुझे समझ में आ गया। दिस इज सिक्स हाउस टू सिक्स हाउस भगवत अच्छा, भावम के सिक्स। हिसाब ओके, भगवत भावन प्रिंसिपल के से। अकॉर्डिंग। यस, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस एंड 11th हाउस मोस्ट मेलिफिक हाउसेज है। हम्म। और इवन जब हम सत्य जातकम पढ़ते हैं तो सत्य जातकम के अंदर सत्याचार्य जी ने यही बताया है कि जो थर्ड हाउस, सिक्स हाउस एंड 11th हाउस के लॉर्ड होंगे वो मेलिफिक काम करेंगे। लोग बेनिफिक भी काउंट करते हैं क्योंकि वो वो 11th देखो, वो हाउस। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ओके। अब देखो ना, आप जैमिनी सूत्रम पढ़ो। जैमिनी सूत्रम में एक श्लोक आता है कि तनो तनय दंड हरः। हम्म। ये सिक्स हाउस है तो वो तो दंड दे रहा है, लेकिन सिक्स का जो सिक्स है, 11th हाउस है, वो तो आपको हर ही ले रहा है। मतलब उन्होंने इतना मेलेफिक कंसीडर किया है उसे। अच्छा, 11th हाउस के अंदर क्या है ना, आपकी अपनी कमजोरियां हैं। तो ओके। सिक्स हाउस इज रोग रिपुरिन। तो सिक्स का सिक्स क्या है, आपके शत्रु का शत्रु कौन है, आप हो। तो हम्म। 11th हाउस में जो प्लेनेट बैठते हैं, फॉर एग्जांपल वीनस बैठे, राहु बैठे, आदमी की लाइफ के अंदर उसे उन्हीं प्लेनेट से टैकल करना होता है। वही उसके अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी बन के आ रहा होता है। 11th हाउस मार्स वालों को देखो कितना क्रोधित रहते हैं, डीजी सर, इम्पेशेंट। ओके। 11th हाउस शायद इसलिए हमारे फ्रेंड सर्कल को भी कहा गया है, आप जिन लोगों से डील करते हो। आप देखो ना, जनरली फ्रेंड सर्कल कहाँ से देखते हैं, आप सिर्फ 11th हाउस से नहीं देख रहे, हाँ, आप थर्ड हाउस से भी तो देख रहे हो थर्ड ना। हाउस भी देखते हैं, करेक्ट। तो एस्ट्रोलॉजी में तो इतनी सारी चीजें हैं। हम्म। ओके। सो सिक्स्थ हाउस देवी स्थान हुआ, 11th हाउस देवी स्थान हुआ मंगल के लिए। मतलब मंगल अगर पर्टिकुलर हाउस में जाके बैठता है तो हम इनकी पूजा कर देखो, सकते हैं, राइट? संजय सर बताते हैं कि सिक्स हाउस में प्लेनेट जब इल इफेक्ट दे रहे हो तो वो ट्रॉमास क्रिएट करते हैं। संजय ओके। सर जी का पूरा नाम ले लेता हूँ, पंडित संजय रथ सर। हम्म। तो वो कहते हैं कि वहां पे उस प्लेनेट की शक्ति फॉर्म से ही आपको पावर मिलेगी। लाइक, फाइट करने के लिए। हाँ, जैसे सैटर्न है तो सैटर्न है तो आपको किनकी शरण में जाना पड़ेगा, काली माता की। काली माँ की, ठीक। और मून है तो मून के भी दो फॉर्म है। अगर शुक्ल पक्ष का मून है तो देवी पार्वती, अम्बा जिन्हें कहा जाता है। एंड कृष्ण पक्ष का मून है तो देवी काली। मून के लिए भी? मून के लिए भी। मर्क्यूरी है तो? मरकरी है तो आपको जाना पड़ेगा। यार मैंने नोट्स बना रखे हैं, मेरे को देखना पड़ेगा। ओके, ओके, ठीक है। सो
बाकी अब जैसे हनुमान जयंती भी है आज। आज हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे है। और हम इत्तेफाक से जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी हम मंगल के बारे में कर रहे हैं। सो कैसे मालूम पड़ेगा कि मंगल बेनिफिक रिजल्ट दे रहा है या मेलिफिक रिजल्ट दे रहा है? बिकॉज बहुत सारे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट होने के बाद में भी मंगल की सिग्निफिकेशंस या जो कारक वस्तु हैं उनसे इंसान पीड़ित होता है। देखो, इसका सबसे सिंपल रूल ये है, मंगल में ना आप ये नहीं कंसीडर कर सकते कि वो डेबिलिटेटेड है या उच्च का है या मूल त्रिकोण का है तो अच्छा काम करेगा। हम्म। यदि मंगल बृहस्पति के द्वारा दृष्ट है, अच्छा आप काल चक्र पढ़ोगे ना, हम्म। तो आप काल चक्र में पढ़ोगे कि जो दृग हैं, हमारे जो 8 दिग हैं, उन 8 दिगों के अलग अलग दिगपाल हैं हम्म। और उनमें ग्रह स्वामी भी हैं और वहीं पे काल भी है उनके। तो जो दक्षिण का दिग है वहां पे यम जो है वो दिगपाल है और वहां पे जो ग्रह देवता हैं वो मंगल है और वहां जो काल के रूप में उपस्थित होते हैं वो बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति काल के रूप में, ओके। मंगल के काल के रूप में। मंगल के काल के रूप में, ओके। हाँ, तो इसीलिए आप देखो ना कि जब भी मंगल को कंट्रोल करना है आप बृहस्पति को ला रहे हो। तो बृहस्पति की जब भी दृष्टि या बृहस्पति का कोई भी कैसा भी संबंध मंगल से होगा तो मंगल के इल इफेक्ट ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएंगे। ओके। तो अब जैसे बृहस्पति का इफेक्ट अगर किसी कहीं का पे भी आता है वहां पे भी कम किसी हो का जाते मंगल हैं? बहुत प्रोमिनेंट रहे, अच्छा लाल किताब की रेमेडी है मंगल के लिए, वो क्या करते हैं शांति के लिए, वो गुड़ का दान करवाते हैं। हाँ। क्यों? गुड़ मीठा है, वो बृहस्पति है। ओके, गुड़ तो गुड़ बृहस्पति मीठा है। है। गुड़ बृहस्पति है। अब तब मैंने भी कहीं पढ़ा था कि गुड़ को सूर्य की कारक वस्तु माना जाता है। सूर्य की कारक वस्तु माना जाता है लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी है ना, जो मिठास है, हाँ। बिकॉज आप अभी भी आप गांव वाले क्षेत्र में जाओगे ना, हम्म। पहले इतनी मिठाइयाँ या इतने हलवाई की शॉप आपको इतना इजीली तो मिलती नहीं थी जितनी इजीली आजकल अवेलेबल है। हम्म। गाँव में भी जो बिल्कुल ठेठ गांव है आप जाओगे तो वहां पे गुड़ को मिठाई बोला जाता है। हाँ, और हमारे यहाँ पे पहले रिवाज थी कि जब भी बुआ आती थी तो वो गुड़ लेकर के आती थी, या मतलब मिठाई की जगह वो गुड़ कैरी करती थी, रक्षाबंधन पे वो गुड़ दे करके जाती थी। गुड़ बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है ना। एंड अब इवन देखो भात। गुड़ बन कैसे रहा है? गुड़ बन भी रहा है ईख से, गन्ने से। गन्ना जो कारक बृहस्पति का है ना। अब वही गन्ने का जब रस निकल जाता है तो वो बृहस्पति और चंद्र है। ठीक है। तो मेन है कि जब आप किसी का मान लो बहुत मंगल प्रोमिनेंट हो, लग्न का मंगल हो, 5th हाउस का मंगल हो, उसको रेमेडी ये दी जाती है कि आप मीठा खाते रहिए थोड़ा थोड़ा, आपका मन ताकि शांत रहेगा। मंगल शांत रहे। हाँ, हाँ, तो फिर अब अगर लग्न में मंगल है तो फिर वहां पे तो हम केसर तिलक भी लगाने के लिए बोल सकते हैं ना वहां पे, मतलब वो भी ठीक है, वर्क बट करेगा। मेन ये है कि मंगल को बृहस्पति कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मंगल किसी और के कंट्रोल में नहीं आते हैं। अच्छा, कंबस्ट जो मंगल होता है तो उस थ्योरी पे आपका क्या मतलब, क्या रिजल्ट देता है कंबशन के अंदर कोई भी प्लैनेट? कंबशन देखो, इतना छोटा टॉपिक है ही नहीं कि छोटे से कन्वर्सेशन में वो कंप्लीट हो जाए। हाँ, मतलब एक फिर भी एक इंसाइट मिल सकती है। करें तो कंबशन क्या है? हम्म। सूर्य किंग है, हाँ। तो कंबस्ट करने का काम सूर्य ही करते हैं। तो अब वो कंबशन की क्या है कि ये प्लेनेट सूर्य से इतना नजदीक होगा तो वो कंबस्ट है। हम्म। ठीक, तो उसका अर्थ ये है कि
जो सन है, जो किंग है, उसने अपने एक प्लेनेट को या एक पर्टिकुलर प्लेनेट को अपने इतना क्लोज करा, यानी कि वो प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट है उस चार्ट के अंदर। ओके। और कोई भी प्लेनेट होता है तब उसकी नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है वो हम्म। हाई हो जाती है, हम्म। और मेटेरियलिस्टिक थिंग होती है जो वो लो हो जाती है। हम्म। लाइक मंगल अगर अस्त होगा तो प्रॉपर्टी में इशू आएगा, हम्म। बट लॉजिकल रीजनिंग हाई हो जाएगी। मतलब यहाँ तो मेटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं वो डाउन हो रही हैं फिर, और जो मेटेरियलिस्टिक चीजें वो नहीं मिलेंगी आपको, वो दिखेंगी ही नहीं। ओके। आपको 90% चार्ट जिनमें शुक्र अस्त है उनमें मैरिड लाइफ का इशू मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। बिकॉज अब उसका पर्पस बहुत हायर है, अब वो उस एक दायरे के अंदर नहीं बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर जुपिटर अस्त हो जाए, हम्म। मान लो सेकंड लॉर्ड होकर जुपिटर अस्त हो जाए, वो आदमी को नॉलेज बहुत दे देंगे लेकिन फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नहीं, एक एक डिक्टिम ये भी है ना कि जहां पे भी मैलेफिक प्लैनेट जाता है वहां पे जो उसका मेटेरियलिस्टिक सिग्निफिकेशन है वो बढ़ जाता है, लिविंग सिग्निफिकेशन वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट? तो अब अगर मंगल फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हाउस में है, या फॉर दैट सेक थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस के अंदर क्या होगा कि उसका मेटेरियल लिविंग सिग्निफिकेशन है, दैट इज ब्रदर हो गया, पड़ोसी हो गए, राइट? या भाई हो गया, थर्ड हाउस के अंदर सिबलिंग होता है। तो वो कहीं ना कहीं पर्सन को भाई नहीं देगा, लेकिन अगर वो कंबस्ट हो जाता है मंगल, नहीं, भाई तो देगा, भाई का सुख नहीं देगा। हाँ भाई का सुख नहीं देगा। तो अब यहाँ पे अगर वो कंबस्ट हो जाता है मंगल, तो यहाँ पे तो फिर थ्योरी उल्टी हो रही है कि मार्स का जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन है वो दे रहा है, सॉरी, हाँ लिविंग सिग्निफिकेशन दे रहा है, नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन नहीं दे रहा, बिकॉज प्रॉपर्टी का कारक है, तो दिस इज नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन। ठीक है। हाँ, रीजनिंग लॉजिकल पावर है, ये लिविंग सिग्निफिकेशन या ट्रेट्स कह सकते हो कि उसकी एट्रीब्यूट्स या वो वो ट्रेट्स है। वो तो मेलिफिक और नॉन मेलिफिक में आ गया ना। लेकिन हाँ। अगर वही मंगल अस्त हो जाए तो वो इशू कर देगा क्रिएट। फोर्थ हाउस में मंगल बैठा हो, अस्त हो जाए, घर में कलेश है, अशांति है, प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं। हम्म। प्रॉपर्टी तो दी, बट प्रॉपर्टी में बहुत सारे इश्यूज भी तो दे दिए ना। वहां पे प्रॉब्लम गवर्नमेंट से आएगी या हायर अथॉरिटी? डिपेंड करता है कि वो नवांश में कैसे जा रहा है, ओके। उसको कौन ग्रह देख रहे हैं, नक्षत्र में किस में जा रहा है। तो ये हम नवमांश से चेक करेंगे। आपके पास बहुत सारी चीजें है ना देखो देखने के लिए। हाँ। आप खाली एक चीज पे डिस्कस नहीं कर सकते ना, ठीक है ये प्लेनेट इस हाउस में बैठा है तो ऐसे रिजल्ट देगा। ऑब्वियसली। तो फिर तो क्या फर्क पड़ा वैदिक में और फिर एस्ट्रोलॉजी में। वो नहीं होता है, मतलब बहुत सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ती है एक स्टेटमेंट देने से पहले, दैट्स ट्रू। हाँ, कम से कम 10-12 तो पैरामीटर्स ही होते हैं उसके। हाँ हाँ। ओके। सो प्रिडिक्शंस क्या दे सकते हैं हम लोग, मतलब सिर्फ मंगल को कंसीडर करके क्या क्या प्रिडिक्शन की जा देखो, सकती है? मंगल की सबसे बेसिक प्रिडिक्शन ये है कि यदि मंगल का बृहस्पति से संबंध नहीं बन रहा चार्ट के हाँ। अंदर हाँ। और उस भाव में बैठा है, हाँ। उस भाव में इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। प्लीज रिपीट इट वंस अगेन। अगर मंगल जिस भाव में बैठे हैं और वहां हाँ। पर बृहस्पति का संबंध नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। तो वहां पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। ओके, मंगल इलीगल एक्टिविटीज देता है। और उस हाउस से रिलेटेड जो भी रिश्तेदार वगैरह आते हैं, हम्म। वहां पे उनकी मैरिज लाइफ में बहुत इश्यूज आएंगे। नो मैटर कोई भी साइन है। नो मैटर कोई भी साइन है, मैरिज लाइफ में इश्यू इसलिए आएंगे, हाँ अगर जुपिटर का साइन है तब नहीं आएगा। एक्सेप्शन, ओके। हाँ, बाकी कोई भी साइन है तो मैरिज में इश्यू आएगा। और मैरिज में बहुत हद तक केस होता है डाउरी वगैरह का। ओके।
तो जैसे मान लो अगर किसी का 4th हाउस का मंगल है, हम्म। जुपिटर का कोई एस्पेक्ट नहीं है, दैट मीन्स कि मदर की मैरिड लाइफ खराब है। हम्म। मदर एग्रेसिव भी होगी। इम्पेशेंट होगी, एग्रेसिव होंगी। 5th हाउस का लेकिन बहुत कॉमन प्रिडिक्शन है, 5th हाउस का मंगल है तो ग्रैंडफादर की मैरिड लाइफ खराब है। ओके। और ग्रैंडफादर ने बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज की होंगी। 9th हाउस का मंगल है तो फादर का कनेक्शन इलीगल प्रॉपर्टीज में जाएगा। अगर 9th हाउस का मंगल है। 4th हाउस का है तो मदर का कनेक्शन इलीगल प्रॉपर्टीज में जाएगा, हम्म। इलीगल लैंड में जाएगा। हम्म। अब मान लो वहां पे साइन तुमने डाल दिया कैप्रिकॉर्न का, तुम तो देख रहे हो एक्सॉल्टेड मंगल है, लेकिन फादर ने किसी के साथ वर्क प्लेस पे चीटिंग कर दिया। बिकॉज इलीगल थिंग्स को सिग्निफाई कर रहा है। नहीं, बिकॉज मंगल की आइडियोलॉजी क्या है, बाय हुक बाय क्रुक मुझे चाहिए। अच्छा। मंगल को तो एक टारगेट दिया जाता है ना, ठीक है मेरे को ऑक्यूपाई करना है, दैट्स इट, मेरा तो एक टारगेट है। हाँ जुपिटर ये। होता है तो गाइडेंस देता है, नहीं जुपिटर बिकॉज ऑफ कारका ऑफ मोरल्स है। हम्म। अगर मोरल, उसे मोरल सपोर्ट नहीं मिल रहा, जुपिटर नहीं देख रहा, जुपिटर के साइन में नहीं आ रहा, इधर राशि दृष्टि और ग्रह दृष्टि हम दोनों कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तब आप देखोगे कि वो मंगल बहुत इल इफेक्ट देगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी चार्ट उठा लो। मंगल कैप्रिकॉर्न में जाके एग्जॉल्टेड क्यों होता है? कैप्रिकॉर्न पीक है, 10th हाउस हम्म। है, हम्म। का घर है। हम्म। वॉरियर प्लेनेट को क्या चाहिए, दूसरे के टेरिटरी में जाके उधम मचाओ। हम्म। अच्छा, आज मैं जब साधना कर रही थी, हनुमान चालीसा कर रही थी, व्हाट थॉट आई गेट, बिकॉज मेरे माइंड में जो इमेज आ रही थी कि हनुमान जी राम जी के चरणों में सर झुका के बैठते हैं, ठीक है, और उनकी जो मुद्रा बताई गई है, वो एक पाँव, वो एक नी को फोल्ड करते हैं। वीरासन कह लो, जैसे वीरासन, वीरासन। हाँ। और उनका जो सर है वो उनके घुटनों तक ही फॉल करता है, पीट्स में नहीं आता है। घुटना हमारा कैप्रिकॉन साइन सिग्निफाई करता है। वहीं पे वो छाती वाला जो पोर्शन है, विच इज 4th हाउस, जहां पे डेबिलेट करता है मंगल, राइट। तो मंगल बीइंग अ भक्त, हनुमान जी बीइंग अ भक्त, ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल सिटिंग इन फीट्स ऑफ लॉर्ड राम। माइथोलॉजिकल पॉइंट्स को कनेक्ट करके मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि दिस कुड बी रीजन कि मार्स गेट एक्सॉल्टेड इन कैप्रिकॉर्न एंड डेबिलेट इन कैंसर। हाँ आप कह सकते हो, लेकिन आप ये देखो ना कि मार्स एक फायरी प्लेनेट है, हाँ। अग्रेसिव प्लेनेट है, तो हर चीज, हर किसी के पास ना एक गुण होता है। मंगल का गुण उसका क्रोध है, उसका एग्रेशन है। हम्म। तो 4th हाउस क्या है, 4th हाउस वाटर प्लेन है, इमोशनल सरफेस है, तो वहां जाके मंगल काम नहीं कर पाता। बुझ जाती है आग वहां पे और मंगल दूसरी की। एक चीज देखो कि शनि क्या है, शनि वात के कारक ग्रह है, वायु तत्व है ना शनि का। हाँ। अब मंगल की जो अग्नि है उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करेगा, वायु तत्व। हाँ करेक्ट, एयर। तो मतलब एयरी साइंस के अंदर मार्स कंफर्टेबल होगा। हाँ ऑब्वियसली, ऑलवेज। ऑलवेज, हाँ। एरी साइंस के अंदर भी कंफर्टेबल होगा। और कैप्रिकॉन जो है उसका लॉर्ड भी शनि है। हम्म। दूसरा, वो अर्थ त्रिकोण है। मंगल कौन है, मंगल भूमि पुत्र है। हम्म। और कैप्रिकॉन क्या है, अर्थ त्रिकोण का हाईएस्ट पॉइंट है, हम्म। 2 6 10। अब देखो मंगल राहु की क्यों नहीं बनती, बिकॉज जब मंगल राहु बैठते हैं, राहु भी वायु तत्व है, लेकिन राहु वो वायु है जो बवंडर वाली वायु है।
चक्रवात बन के जो आती है। एक्सेसिव एक्सट्रीम वायु जिसे हम कहते हैं, स्ट्रॉम है। आर्द्रा नक्षत्र की थीम है ना स्ट्रॉम। हाँ। अब मंगल के साथ तो राहु मिलेंगे तो अग्नि को इतना भड़का देंगे, इतना भड़का देंगे कि वहां पे क्या है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। हम्म। तो ये आज। तो खैर तत्वों की बात हो गई, लेकिन कुछ फिलोसफीज अगर आप लाल किताब की और कोई पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या है, राहु की जो एनर्जी है, हम्म। राहु कौन है, भूत प्रेत पिशाच, कंट्रोल कौन करते हैं, मंगल। मंगल। यस। इधर राहु को कंट्रोल करने के लिए हमेशा हनुमान जी मंगल को बुलाया जाता है। मंगल चाहिए, हाँ करेक्ट। अब राहु मंगल साथ में तो फिर क्या, यहाँ से हम डिकोड करेंगे कि मंगल स्ट्रांग है राहु स्ट्रांग है। वो तो प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ओके। सही। और ये भी बोला जाता है कि मंगल जिस भी नाड़ी हाउस के में। प्रिडिक्शन है, नाड़ी अगर आप पढ़ोगे तो मंगल राहु जिनका भी होगा ना, उनकी आंखें जो आईब्रोज होते हैं वो इतनी मोटी मोटी हो जाती है। वेरी ट्रू। मतलब मैक्सिमम मैंने लॉयर्स के केस में बहुत देखा है, जिन लोगों का मार्स राहु, बिकॉज लॉ सेगमेंट के अंदर जो लोग क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं ना, उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलता है मार्स और राहु का। एंड उनके चेहरे पे राहु और मार्स का इफेक्ट दिख रहा होता है। आईब्रोज जो है वो मंगल है, मतलब हाँ। किसी की आईब्रोज अगर बहुत लाइट है तो या तो उसका मंगल कंबस्ट होगा या वीक होगा। अच्छा, मैं एक बड़ी फनी सी प्रिडिक्शन देखता हूँ हाँ। कि मैंने एक चार्ट रीड किया था, उसके अंदर जेमिनी साइन में राहु एंड मार्स थे। ओके। तो वो लड़की क्या करती थी, अपने छोटे भाई बहनों को इतना बुरी तरह मारती थी, मतलब एक बार तो उसने अपने भाई को उठा के फेंक दिया था। मैं भी जानती हूँ एक को जिनका थर्ड हाउस में राहु मार्स है। देयर इज वन मोर प्लैनेट, नॉट रिमेम्बरिंग। तो uh, उस नेटिव का अपने छोटे, स्पेसिफिकली छोटी बहन से नहीं बनता है। हम्म। मतलब भाई से तो ठीक रहता है बट बहन से नहीं मिलता है। और अभी रिसेंटली थर्ड हाउस एक्टिवेशन में है। यहाँ पे मतलब दिस पोर्शन, साइड पोर्शंस में उसको कुछ दो गांठें निकली हैं जो अभी रिमूव करवाई हैं। केतु का एस्पेक्ट भी आ रहा है वहां पे। हाँ, क्योंकि वो इशू का क्रिएट करेगा ही ना वहाँ पे। राहु मार्स कैंसर की पॉसिबिलिटीज भी देते हैं ऐसा, इन फ्यू सिचुएशंस। तो वो हम कैसे डिकोड करेंगे कि अभी जैसे हमारे पास कोई चार्ट आ रहा है। देखो अब वो। मंगल क्या है ना, मंगल रेड ब्लड सेल्स है, हम्म। और राहु आ गए तो वहां पे विकार उत्पन्न हो गया। हम्म। तो इवन राहु मार्स ही नहीं दे रहे, आप मार्स केतु देखोगे तो वहां भी आपको ये सिचुएशन मिलेंगी। वहां हीमोग्लोबिन की कमी तो, हाँ, बीपी लो रेड होना हीमोग्लोबिन के कम हो जो। रहे हैं। हम्म। ठीक है, उसके अलावा भी आपको कैंसर की दिक्कतें मिल जाएंगी। तो क्या ये सारे केसेस में अप्लाई करता है? आप इफ अगर जुपिटर की दृष्टि ना हो। सारे केसेस में अप्लाई नहीं करता, बिकॉज अब आपको देखना पड़ेगा ना कि मंगल स्ट्रॉन्ग, मंगल वीक हो रहा है और राहु स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। बिकॉज ऑफ जब आप ग्रहों के दो वर्गीकरण करते हो, सुर और असुर के, तो मंगल सुर ग्रह हैं, ओके। राहु असुर ग्रह हैं। हम्म। तो जब आप देखोगे कि मंगल वीक पड़ रहे हैं और राहु बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, तब वहां पे क्या है, डिजीज बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रही है। हाँ। जुपिटर का कोई एस्पेक्ट नहीं है, और मान लो शनि ने और देख लिया वहां पे, तो सोने पे सुहागा हो गया। हम्म। ओके। बेसिकली अगर आप बीपीएचएस पढ़ोगे तो बीपीएचएस में यही बताया गया है ना कि जब किसी एक ग्रह को, आइदर वो शुभ है आइदर वो अशुभ है, जब दो पाप ग्रह
मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है, 2 पाप ग्रह या 2 से अधिक पाप ग्रह देखते हैं, हम्म। वो उस प्लेनेट का कर्स इंडिकेट करते हैं। लाइक चंद्रमा को शनि मंगल देख रहे हो तो मदर का कर्स है। ओके, मदर मंगल, को कर से, लेकिन ये कैसे चेकिंग, मदर चेक को करेंगे? कर्स, मदर आपके ऊपर पास्ट लाइफ से मदर का कर्स लगा हुआ है। अच्छा, आपके ऊपर मदर का कर्ज है। मरकरी को देखते हैं तो भ्रातृ बंधुओं का कर्स है। ओके, वो रिलेटिव का जैसे राम जी का सिग्निफिकेशन। चार्ट लो, राम जी के चार्ट में बृहस्पति को देखते हैं, हम्म। शनि मंगल। हम्म। क्या हुआ राम जी के चार्ट में, उन्हें एक ऋषि के द्वारा, अब बृहस्पति जुपिटर उच्च का है हम्म। कैंसर साइन के अंदर, तो बहुत अच्छे ऋषि के द्वारा यानी देवर्षि नारद जी के द्वारा शाप मिला था, हम्म। तब जाके उनका बर्थ हुआ, रिबर्थ हुआ मतलब। और श्राप क्या था? इफ यू कैन शेयर दैट स्टोरी विद अस। श्राप ये था कि एक बार नारद जी एक क्या कहते हैं विवाह समारोह जो होता है जिसमें वरमाला, स्वयंवर। स्वयंवर। हाँ। स्वयंवर, एक स्वयंवर में चले गए। हम्म। अब उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि वो स्वयंवर का पार्ट बने, जस्ट वो देखने गए थे, भ्रमण हम्म। कर रहे थे, भ्रमण तो करते ही रहते हैं, तो देखने चले गए। वहां उन्होंने देखा कि राजकुमारी तो बहुत सुंदर है, उनकी विवाह की इच्छा हुई कि मेरे को इनसे विवाह करना है। तो उन्होंने विष्णु जी के पास गए कि प्रभु, मेरा तो ऐसा साधु स्वरूप है हम्म। और मुझे देख के तो कौन ही विवाह के लिए आकर्षित होगा, तो आप एक काम करो, मुझे अपना रूप दे दो, ओके। ताकि मैं जाऊं और मुझे देखते ही वो इतने आकर्षित हो जाए कि सब में को छोड़ के केवल मेरे गले में ही वरमाला डाल दे। हाँ। अच्छा, इससे एक बात और पता चलती है, उस समय की सोसाइटी इतनी फेमिनिस्ट थी हाँ। कि वहां देवर्षि जैसे लोगों को भी, मतलब इतने पावरफुल लोगों को भी वुमेन की डिसीजन का रिस्पेक्ट करना पड़ रहा था। हाँ। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, अब उनके मन में थोड़ी चुगलबाजी चली। हम्म। उन्होंने क्या किया, नारद जी को बताया नहीं, उनका ऐसा विचित्र स्वरूप बना के भेज दिया, हम्म। कहीं से बाल बढ़ रहे हैं, कहीं से पलके अजीब सी हो रही है, नाक अजीब सी हो रही है, मतलब बंदर जैसा स्वरूप कहते हैं ना, वैसा बना दिया। हाँ। अच्छा, नारद जी बड़ी जल्दी में थे, उन्होंने शीशा देखा ही नहीं, हाँ। पहुंच गए सम्मेलन में। तो जब उनके बहुत मखौल हुआ वहां पे, तो उनको बड़ा क्रोध आया। तो विष्णु लोक में आए, प्रभु आपकी मेरे से क्या दुश्मनी थी, मेरे को ऐसे कर दिया। तो बड़े उनका हृदय दुखी हुआ। तो उन्होंने कहा जिस तरह मैं अपनी प्रिया के वियोग में तड़प रहा हूं ना, ऐसे मैं आपको शाप देता हूँ, आप भी तड़पोगे। हाँ, वन वन भटक के। के कारण भगवान राम जी का वो सब हुआ, और फिर सीता हरण वाला सीन आया और सब कुछ हुआ। पहली बार सुन रही हूँ मैं स्टोरी, डेफिनेटली थोड़ा रिसर्च करूंगी, बट इट्स अ हाँ, वंडरफुल स्टोरी। ओके, सो एक्सॉल्टेड जुपिटर और सैटर्न एंड मार्स का एस्पेक्ट आ रहा है जुपिटर के ऊपर। एग्जॉल्टेड सैटर्न, एग्जॉल्टेड। एक्सॉल्टेड सैटर्न। हम्म। अब देखो ना, प्लेनेट एग्जॉल्ट कर रहा है नहीं कर रहा है कई बार मैटर नहीं कर रहा होता, उसकी इंटेंशन मैटर कर रही होती है। मार्स एग्जॉल्टेड है 10th हाउस के 7th हाउस के अंदर राम जी के चार्ट में, फिर भी सीता हरण हो गया। हाँ। इवन तो यहाँ से एक कॉम्बिनेशन हमें और पता चलता है कि हम जो केवल मांगलिक दोष देखते हैं, वो मांगलिक दोष हम केवल उससे नहीं देख सकते कि भाई ठीक है इसके केंद्र में मंगल बैठे हैं तो इसकी शादी खराब रहेगी। फिर क्या क्या आप ये चीजें ये कंसिडर भी करेंगे देखोगे इसमें? कि सैटर्न केंद्र में बैठा है। आप मोस्टली केसेस देखो, जिनके चार्ट आप देखोगे शादी खराब है, बहुत खराब हो रही है, उनके चार्ट में केंद्र में पाप ग्रह ज्यादा मिलेंगे। बिकॉज हम्म। केंद्र क्या है, केंद्र आपकी डे टू डे लाइफ है। तो ये लग्न का केंद्र है या फिर चंद्रमा से केंद्र में? लग्न से केंद्र में। लग्न से केंद्र में। अच्छा, जब प्लेनेट एग्जॉल्ट होने के अलावा जब दिग्बली हो जाता है,
तब उसकी बहुत स्पेशल पोजीशन होती है। इसलिए आप देखो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस एंड सेवंथ हाउस में मंगल को मांगलिक कंसीडर किया गया है, हम्म। और टेंथ हाउस में नहीं किया गया। क्योंकि वहां एग्जॉल्ट हो रहा है, स्पेशल हाँ, पोजीशन पे दिग्बली है। हो रहा है। दिग्बली भी है। दिग्बली का अर्थ है कि जो प्लेनेट आपका दिग्बली हो जाएगा चार्ट में, वो चार्ट का देवता हो जाएगा। और देवता कभी खराब नहीं करेगा कुंडली को। वो आपको दिख दे रहा है, वो दिशा दे रहा है आपको। दिशा दे रहे हैं। हाँ। जो प्लेनेट दिग्बली होगा हमेशा उससे संबंधित लोग आके आपकी हेल्प कर जाएंगे। ओके। और एग्जांपल आपको देखना है कि आपको पैसे में कहीं से अगर हेल्प आ रही है, तो आप देखो सेकंड हाउस से कौन दिग्बली हो रहा है। सेकंड हाउस को लगना बना लो। फॉर एग्जांपल किसी का 11th हाउस में सन हो, तो उसे गवर्नमेंट की वजह से या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से गेन मिल रहा है, बिकॉज ऑफ उसके सेकंड हाउस से वो 10th आ जा रहा है। प्लीज रिपीट कि अगर हमें पैसे की कहीं से हेल्प आ रही है हाँ, तो हम सेकंड हाउस को लग्न बना लेते हैं। हाँ, हम देख रहे हैं कि अगर सेकंड हाउस से कोई प्लेनेट दिग्बली हो रहा है, तो वो प्लेनेट की फिजिकल फॉर्म आपको हेल्प कर रही है। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। ओके, मेरा सूर्य मंगल दिग्बल में आ रहा है, सेकंड हाउस को अगर हम लग्न बना लेते हैं तो। हाँ, एंड पैसा नो डाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बहुत आता है, या ये कह सकते हैं कि जो लोग यूनिफॉर्म जॉब्स में है उनकी कंसल्टेशंस ही ज्यादा आती हैं। तो आप ये देख पा रहे हो ना कि सन आपको एंड मार्स। आपको ऋषि ने एक सोचने का तरीका दिया। दिग्बली ग्रह काम कर रहा है। अब वो इतना फ्री नहीं है ना, ऋषि आपको बैठ के स्पून फीडिंग कर रहा है, ठीक है, इस हाउस से भी कर रहा है, वहां से भी कर रहा है। हाँ, मतलब एक एक डिक्टिम दे दिया, अब उससे हम अपना बाकी का डिकोड करेंगे। आरूढ़ लग्न से जो ग्रह दिग्बली हो जाएगा, वो ग्रह आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्टेटस सबको हाई करेगा। और एक और चीज है इसमें कि जो लोग रत्न वगैरह पहनते हैं, कोई चीजें कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑफ वो चाहते हैं कि वो उस ग्रह की एनर्जी को कंट्रोल करें। हम्म। तो आप देखोगे किसी ने कोई रत्न पहना, उसको बहुत इल इफेक्ट पड़ गया। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप दिग्बली ग्रह को रत्न आदि से कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, वो फिर उठा के पटकता है। पावर इतना है। मुझे कंट्रोल कर रहा है। हाँ, वो कुंडली का देवता हो गया है। हाँ। अब जैसे दिग है, दिग का अर्थ क्या है? दिग का अर्थ है कि उस दिशा का ओवरऑल होल्ड उसके पास है। हाँ। यम, अब अब देखो ना, दक्षिण क्या है? मृत्यु का दिग है। और मृत्यु का भय कौन दिखाता है? मंगल दिखाता है। अकेला मंगल ही तो है जो मृत्यु का तांडव करना जानता है। लेकिन किस पे वो असर नहीं कर पाता? वहां पे काल बनने हैं बृहस्पति, जिनको ज्ञान हो गया है। और बृहस्पति की एक फॉर्म है, बृहस्पति को और सूर्य को शिव जी का से कनेक्ट किया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। यस। मोक्ष का ज्ञान है उनको, मंगल क्या डराएगा मृत्यु से? हम्म। और बहुत सुंदर सुंदर फिलोसफीज हैं अगर आप पढ़ो तो। अब जैसे स्कॉर्पियो है, मंगल दो राशियों को लीड करता है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, राइट। स्कॉर्पियो का कोलॉर्ड केतु भी बनता है, मतलब केतु एन का एनर्जी सोर्स स्कॉर्पियो है। और इफ मंगल केतु अगर साथ में स्कॉर्पियो में बैठ जाते हैं, राइट, जहां पे मंगल दिग्बल में आ जाता है। देखो बहुत से बेसिक प्रिडिक्शन है, इनहेरिटेंस का इश्यू होगा, इनहेरिटेंस का इशू होगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी भाव। ओके। इज इट बिकॉज कि केतु साथ में है, या इसलिए क्योंकि मंगल मंगल जहां बैठता है मंगल केतु का जो फाइट है वो सॉल्व नहीं होता। आपस में। मंगल केतु जिस हाउस में बैठ जाएंगे वो हाउस सॉर्ट आउट नहीं होता। चाहे मंगल दिग्बल में है, उस केस में भी, क्योंकि दिग्बल में है तो फिर वो अफेक्ट नहीं दे रहा हर ना। उस केस में भी। तो मतलब यहाँ पे एक ये थ्योरी भी निकलती है कि जो भी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, जो भी आप देखो कंजंक्शन ना, में है साथ मंगल में, उसका अगर इफेक्ट पड़ेगा। केतु के साथ गया तो मंगल से 7th हाउस,
जो मंगल का शक्ति स्थान है, किसी भी प्लेनेट से भाव से 7th हाउस उसका शक्ति स्थान है, ठीक। वो खराब हो गया, वहां पे राहु आ गए। हाँ। यानी कि मंगल के पीठ पीछे कोई ना कोई इल इफेक्ट चल रहे हैं, कॉन्स्पिरेसीज चल रही है, उसे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा बिकॉज ऑफ वहां पे राहु आ गया। तो इसे हम्म। कह सकते हो आप दोहरी मार पड़ रही है। ओके। तभी तो तो राहु के एक्सिस को सबसे ज्यादा मेलिफिक कंसीडर किया गया है कि कोई भी प्लेनेट अगर राहु केतु के एक्सिस में आ रहा है उसके रिजल्ट खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट सिर्फ कंजंक्शन से नहीं आ रहा, हाँ। उससे 7th हाउस भी तो खराब हो रहा है। अच्छा ठीक है, मरकरी केतु का कंजंक्शन हो तो आपकी बुआ की मैरिड लाइफ बस्ट होती है। मरकरी केतु का हो या फिर केतु मरकरी के साइन में हो? नहीं, मरकरी के साइन में मरकरी केतु का कंजंक्शन है। सिर्फ मरकरी केतु? तो यहाँ पे हम साइंस कंसिडर नहीं करेंगे। ना ना, जब हम योग कंसीडर कर रहे हैं तो योग के फलीभूत होने की जो कंडीशन है उन्हें समझना पड़ेगा। आप देखो कोई भी योग है ना, उसे अच्छा या बुरा किस बिहाफ पे कहा जा रहा है, बिकॉज ऑफ वो सिर्फ योग कंसीडर नहीं किया जा रहा, वो कंजंक्शन किसके साथ हो रहा है। तो जिसके भी साथ वो कंजंक्शन हो रहा है उससे 7th हाउस खराब हो ही रहा है। अब क्यों कहते हो कि जुपिटर मून हो तो बहुत अच्छा हो जाता है? जुपिटर का एस्पेक्ट जाता है 7th हाउस में। दो दो बेनिफिट्स आपके एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7th हाउस हाँ। में, और 7th हाउस आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल 10th to 10th है 7th हाउस। किसी भी चीज से किसी भी भाव से अगर जा रहा है या किसी भी भाव पे जा रहा है तो वो 10th to 10th है। 7th हाउस आपकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि वो 10th to 10th है, वो आपके स्टेटस को गवर्न कर रहा है। इसलिए कंजंक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे हिडन मीनिंग हैं जो हम, या कह लो कि उस तरह नहीं सोच पा रहे होते। जैसे मरकरी मार्स का कंजंक्शन हो तो बुआ के घर में हमेशा कलेश बना रहता है। वाई? बिकॉज ऑफ मरकरी। मरकरी मरकरी। 4th हाउस में मंगल का एस्पेक्ट जा रहा है। ओके। हुआ के घर में कलेश। मरकरी मार्स, ठीक है। अब देखो ना कितना वो कंजंक्शन कैसे समझ रहे हैं हम। एस्पेक्ट भी हम कंसिडर अगर कर रहे हैं, कंजंक्शन हाँ। करें तो कंजंक्शन के ऊपर ही आपकी 10-15 क्लासेस निकल जाएंगी। हाँ। बीवी रमन साहब की एक बहुत अच्छी बुक है, हाँ। 1000 या 300 इंपॉर्टेंट योगास, ऐसा कुछ नाम है उसका। हम्म। तो उसके अंदर आप पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है इन सब चीजों को। हालांकि उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया जिस तरह मैं बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कंजंक्शन को जो एक्सप्लेन किया ना, आप उन पे एक एक कंजंक्शन पर बैठ के अगर चिंतन करो ना, आपको बहुत चीजें मिलती है। मंगल की कोई बेस्ट रेमेडी जो हर केस में पॉजिटिव रिजल्ट देगी? अच्छा ठीक है, मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? देह को। देह को, शरीर को, करेक्ट। ठीक है, मंगल को कंट्रोल कौन कर रहा है? बृहस्पति। हम्म। मंगल क्या है कि मंगल सॉइल है, अपने गुरु के चरणों की रज। अपने शरीर पे लगा लो या माथे पे लगा लो। आप ही को लगा लो। माथे पे लगा लो। गुरु चरण वाह। सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल रेमेडी। हाँ, अंडरस्टूड। इससे बेस्ट रेमेडी हो ही नहीं सकती। तभी कहा गया कि गुरु के चरणामृत लो, गुरु की चरण रज लो। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, हम्म। निज मन मुकुर सुधार। हम्म। कितनी रेमेडीज तो हनुमान चालीसा से निकल के आ जाती हैं। हाँ, लेकिन आप पता है रेमेडी या कोई भी स्क्रिप्चर आप पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, डिपेंड करता है आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। हाँ, बहुत जरूरी है उसको। आप डिकोड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो। अब मंगल के लिए बहुत लोग बहुत रेमेडी बताएंगे, मतलब ये जो मैंने रेमेडी बताई, इस रेमेडी को कौन उस तरह सोचेगा?
और जो कि हनुमान चालीसा में मेंशन्ड है। मेंशन्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो। दैट्स व्हाई हम गायत्री करते हैं, हाँ, कि हमारा लेवल अप हो। कॉन्शियस बड़े ओपन हो। गायत्री मंत्र की मेन ऊर्जा ही आपके लेवल को अप करने की है। ओम भूर भुव स्वहा, कि मुझे भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक से ऊपर उठाओ। तो आप इन तीन लोकों से ट्रांसेंड कर जाते हो गायत्री मंत्र के सहारे से। और जब आपको सातों लोकों से ट्रांसेंड करना होता है, तब उसके लिए एक बड़ा गायत्री मंत्र है। आप मतलब जनरली उसको टर्मिनोलॉजी में ना जाके बड़ा गायत्री मंत्र बोल देते हैं, तो मंत्र भी ऐसे उसमें बोलना ठीक नहीं। तो उसके अंदर पूरे सातों लोगों का मेंशन है। भू भुआ स्व तप जना महरलोक सत्यलोक, इन सातों लोगों के लगा के वो कहते हैं कि हमें इससे ट्रांसेंड करो। अच्छा, ओम भूर्भुवः स्वः जैसे ऑलरेडी सिद्ध मंत्र है, राइट? वेद माता कहा जाता है। किसने कहा सिद्ध मंत्र है? ऋषि मुनि ने सिद्ध कर रखा है ना। मंत्र जो हमें मिल रहे हैं वो तो नहीं सिद्ध देखो, मंत्र है ना। ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी मंत्र है वो सिद्ध नहीं है, उसके एक जप संख्या निर्धारित है। हम्म। आपको उतना एफर्ट करना पड़ेगा तब वो आपके लिए काम करेगा। ओके, माय क्वेश्चन वाज कि इसके जैसे अंदर जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि गायत्री मंत्र किसका मंत्र है। गायत्री माता का सवितुर, मतलब गायत्री मंत्र जो गायत्री माता नहीं है, गायत्री एक छंद है ना। हम्म। गायत्री माता है, लेकिन गायत्री जो छंद है, उस फॉर्म में बहुत सारे मंत्र हैं। हाँ, ट्रू। तो वो अलग अलग डाइटीज के हैं। हाँ, तो गायत्री मंत्र किनका है? सविता देवता का है। सविता देवता का, करेक्ट। सविता देवता का काम क्या है? 12 आदित्यों में से सूर्य देव की एक फॉर्म है सविता। हम्म। तो वो फॉर्म कब की है? जब सूर्य जब उदय होते हैं। जो ओके। लाल लाल सूरज दिखते हैं ना, वो उदय होता है, वो सविता की फॉर्म में है। उनका हम्म। काम है सबको समय पे उठाने का। तो गायत्री मंत्र के लिए आइडल टाइम क्या है? सनराइज का टाइम। हाँ, जिस टाइम पे सविता के फॉर्म में होते हैं। दूसरा टाइम क्या है कि सूर्यदेव दिग्वली होते हैं 10th हाउस में। हाँ, 12 बजे। तो अभिजीत मुहूर्त, हाँ। उस समय जब गायत्री का अनुष्ठान, अब देखो मैं प्रॉपर जप नहीं कह रहा, मैं अनुष्ठान कह रहा हूँ। देखो जब आप अनुष्ठान कर रहे हो, आप टाइम देख रहे हो, आप उसकी विधि देख रहे हो, उसके न्यास आदि देख रहे हो, गायत्री मंत्र के जो ऋषि आदि हो उनका न्यास कर रहे हो, प्रॉपर आप वो वेशभूषा धारण कर रहे हो जो उस मंत्र के अकॉर्डिंग सूट करेगी। आप इतना सब कर क्यों रहे हो? पहली बात, हम्म। बस मंत्र करने से कुछ नहीं हो रहा ना। आप मंत्र करने के लिए इतनी सारी चीजें क्यों? आप क्यों कह रहे हो ठीक है आप पार्क में नहीं कर सकते मंत्र? बिकॉज ऑफ मंत्र जो है वो उस देवता की फॉर्म है। जब आप मंत्र करते हो तो आप उस देवता को अपने पास बुलाते हो। जब आप मंत्र में बैठे हुए हो तो वो देवता जिसके आप मंत्र कर रहे हो वो आपके सामने बैठा हुआ है उसी फॉर्म में। दैट्स व्हाई कहते हैं कि टाइमिंग आपको बदलनी नहीं है, टाइमिंग एक ही रखो। एक ही जगह रखनी है। जहां बैठे हो वहां पे शुचिता का ख्याल हो, आसन हो। फिर हर मंत्र के अकॉर्डिंग आपको कौन सा प्रयोग कर रहे हो, कौन सा मंत्र कर रहे हो, उसके हिसाब से वेशभूषा है। जैसे गायत्री मंत्र के लिए सौम्य वेशभूषा है, आप व्हाइट कलर के कपड़े पहनो या येलो कलर के कपड़े पहनो, ऐसा कोई परिधान डालो। बिकॉज ऑफ जो देवता सामने बैठा है वो आपको लाइक ही करे ना, उसे लगे कि हाँ भाई ये ठीक है, ये व्यक्ति मेरे से कनेक्ट होना चाह रहा है। हाँ। हम किसी से मिलने जाते हैं तो फिर वैसे बन के जाते अब देखो देवता को तो कोई मतलब नहीं ना कि आप उसे भोग लगा रहे हो, हैं। ये चीज कर रहे हो। देवताओं को कहा गया है कि हम हवन क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ देवता जो है वो गंध प्रिय हैं। उनका भोजन हमारे मनुष्यों की तरह
करने के अपने बहुत सारे जो विधान है उनका बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। हम्म। और जब आप मंत्र करोगे ना, लिटरली आपको फील होगा कि वो देवता आपके सामने बैठा हुआ है। इसीलिए हर मंत्र से पहले ध्यान किया जाता है ताकि आप उस देवता की कुछ रूप इमेजिन तो कर पाओ। हम्म। बिना ध्यान का कोई भी मंत्र नहीं है। अच्छा, एक बार आपने जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था, मुझे याद है कि मंत्र ही है जो हमारे कर्मों को काटता है, 5th और 10th का जो डिस्कशन किया था। तो अब इसीलिए रीजन कि मन 5th हाउस से हम लोग मंत्र भी कंसिडर करते हैं कि कौन सा मंत्र है जो आपके कर्मों को तो काटेगा। फिफ्थ हाउस से मंत्र क्यों कंसीडर करते हैं, इसके ऊपर पंडित संजय रथ सर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। मैं कहता हूँ किसी को मंत्र के बारे में कुछ भी जानना है ना, हम्म। गो टू पंडित संजय रथ सर। बेसिक फाउंडेशन उनसे अच्छी कोई नहीं एक्सप्लेन करता। हम्म। तो मंत्र का अर्थ क्या है? मना त्रयी, जो मन को त्राण कर रहा है, जो मन को संरक्षण दे रहा है, वो मंत्र है। मन क्या है? 4th हाउस। उसको सस्टेन कौन कर रहा है? उससे 2nd हाउस। दैट्स व्हाई 5th हाउस इज हाउस ऑफ मंत्र। हम्म। तो मंत्र में वो शक्ति है जो आपको बल दे सकता है तो आपको पागल भी कर सकता है। ओके। इसीलिए जब आप पर्टिकुलर टेक्स्ट है रुद्र यामल, हाँ। जब आप रुद्र यामल उत्तर तंत्र पढ़ोगे तो उसमें कुलाकुल आदि कई चक्रों का वर्णन है जिसमें महादेव बताते हैं कि इस व्यक्ति की ये नाम राशि है, जन्म राशि है, तो हम्म। इस व्यक्ति को ये वाला मंत्र करना चाहिए। और ये वाला मंत्र इसको कितना सिद्ध होगा, क्या काम करेगा, प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन है कि ये मंत्र है, ये व्यक्ति है, ये काम चाहिए, ये वाला मंत्र है। हर काम के लिए अलग मंत्र बताया है। हर व्यक्ति के अलग काम के लिए अलग मंत्र है। अच्छा, हर व्यक्ति के अलग काम के लिए अलग मंत्र है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नमो भगवते वासुदेवाय आपके लिए एक काम कर रहा है तो मेरे लिए अलग काम कर रहा है, बिकॉज मेरी नाम राशि से या जन्म राशि से उसका जो फोकल पॉइंट है वो अलग जगह जा रहा है। ये हम 6 8 12 से चेक करेंगे या हम नहीं, नक्षत्र के उसका बेसिस पे पूरा चेक उसका करेंगे? कुंडली की तरह ना उसका एक कुलाकुल चक्र बनता है, हाँ। उसके अंदर वो देखा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मंत्र खुद से नहीं करना चाहिए, हमेशा गुरु से लो। वाई? बिकॉज गुरु लोग जो होते हैं उनको ये चीजें पता होती है। और कई बार कुछ गुरु इतने आगे निकल जाते हैं इन सब चीजों में, उन्हें पता है, वो आगमन करेंगे, देखेंगे ठीक है आपके ये वाले देवता है, आप इनका मंत्र करो, ये वाला मंत्र करो। तो मतलब ये भी होता है कि जो गुरु आपको मंत्र दे रहा है वो किसी और को कोई और मंत्र दे? बिल्कुल हो सकता है, गुरु के भेद है ना। हाँ, वो तो चुपके देंगे, तो जब करेक्ट। आप गुरु गीता पढ़ते हो तो भगवान शिव ने उसके अंदर 8 प्रकार के गुरु बताए हैं। हम्म। उनमें सबसे जो सर्वोपरि है वो ब्रह्म ऋषि है। हम्म। बाकी जो नॉर्मल गुरु जो आप देखते हो जिनके पास लोग जाते हैं, आजकल भी आप देखोगे कि ये जैसे बागेश्वर धाम वाले हैं या हम्म। कोई और हैं, या आप किसी और बाबा के पास चले गए, तो सब क्या कर रहे हैं, वो आपको पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दे रहे हैं। हम्म। और उस पंचाक्षरी मंत्र का एक ही मोटिव है कि आपको अपने सो का ज्ञान हो। तो आपके फिफ्थ पंचाक्षरी हाउस, में 5 वर्ड्स होता है ना? वो मंत्र आपके लग्न से चल रहा है और 5th हाउस तक जा रहा है, यानी उसके फोकल पॉइंट 1 और 5 बन रहे हैं। आप कोई उससे कोई मतलब पंचाक्षरी मंत्र का एक एग्जाम्पल नहीं। देंगे? नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं, नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः उसमें शिवाय 5 करते, अक्षर आ रहे हैं? ओम नमः शिवाय करते हुए षडक्षरी बन जाएगा। अच्छा, मतलब कितने अक्षर आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। हाँ, तो इसीलिए सबसे बेसिक मंत्र है नमः शिवाय, जिसको शिव पुराण के अंदर भगवान शिव कहते हैं कि यदि किसी की गुरु में निष्ठा है और मुझ में भक्ति है, वो व्यक्ति यदि बिना गुरु के द्वारा प्रदत्त भी इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करता है, अनुष्ठान करता है, तो उसे यह निश्चित ही सिद्ध होता है। ओके। और पंचाक्षरी मंत्र ऐसा मंत्र है कि आपके जितने वेद पुराण ज्ञान आदि सब कुछ उसके अंदर समाहित है।
पंचाक्षरी मंत्र में। अब समझ जैसे इसमें गए? अलग सिलेबल्स आ जाते हैं। इसीलिए, हाँ, इसीलिए हम क्या कहते हैं, शिव पंचाक्षरी। शिव पंचाक्षरी। क्लासिफिकेशन है वो। अब 8 अक्षर का मंत्र अगर कोई गुरु दे रहा है तो फिर, अष्टाक्षरी मंत्र है। हाँ, तो वो फिर 8 है या 9 अक्षर का है तो आ, वो हम मतलब गुरु का लेवल के बेसिस पे ही वो मंत्र दे सकते हैं, या? हाँ, इट मीन्स कि वो गुरु है अपने हायर प्लेन में है ना, तभी तो दे पा रहा है वो। अच्छा। आजकल जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको बता देते हैं मंत्र करो, ऐसे मंत्र करो, काम ही नहीं करेंगे। 90% एस्ट्रोलॉजर फेल होते हैं मंत्र में। टीवी पे बताते रहते हैं ये वाला मंत्र आज के लिए करो, वो वाला ऐसे थोड़ी होता है। आप प्रॉपर मंत्र का अनुष्ठान करते हो, साधना करते हो। लिखा हुआ है संवत्सरेण सिद्धिम च, कि एक संवत्सर तक यानी 1 साल तक जब आप रेगुलर कंटिन्यूस साधना कर रहे हो, तब वो चीज आपको फलीभूत होनी शुरू होती है, सिद्ध होती है। लभते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। और टीवी पे आते हैं एस्ट्रोलॉजर, कहते हैं कि ठीक है आज का दिन है, आज ये वाली एनर्जी, आप ये वाला मंत्र करो, आज आज ये वाली एनर्जी, आप आज ये वाला मंत्र करो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। ओके। इट्स ट्रू। मेरी मम्मी बहुत देखती है। मेरे को तो बचपन से बड़ा हो गया मैं, एक ही एस्ट्रोलॉजर है, रोज आते हैं टीवी पे, उनके उपाय ही खत्म नहीं हो रहे। हाँ, मतलब उपाय तो ऑब्वियसली बहुत स्पेसिफिक चार्ट देख करके ही हम दे सकते हैं ना। अच्छा, लेकिन हर जगह उपाय भी काम नहीं करते हैं, राइट? क्या हर हर जगह जगह मंत्र काम करता है? स्त्रोत्र काम करते हैं हाँ। उपाय के रूप में, क्योंकि वो भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं। मंत्र जो है वो काम करते हैं। मंत्र काम करते हैं, स्तोत्र काम करते हैं, अनुष्ठान काम करते हैं। अब ये जो होता है जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, बहुत चल रहा है ये। अभी 1 मिनट रोकूंगा। अब देखो भगवान राम जी, हाँ। जब उन्हें संशय हुआ, उन्होंने अपनी विजय का उपाय पूछा, तब उन्हें बताया गया कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़े। हाँ। एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता ना। राम जी द ग्रेटेस्ट लॉर्ड है ना, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार, वो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के मध्य में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अगर विजय पानी है तो दुर्गा कवच का पाठ कर। हम्म। तो स्तोत्र मंत्र काम करते हैं यदि विधि पूर्वक और परंपरा पूर्वक किए जाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुछ इश्यू है, ठीक है, तो अब आजकल बहुत चल रहा है कि आप ये पूजा करा लो। यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर, लेकिन वो आपके बिहाफ पे पूजा कर रहे हैं। वो किस लेवल पे वर्क करता है? अगर खाना नहीं खा रहे तो आपका पेट नहीं भर सकता, सिंपल सी मतलब बात। आपको खुद ही करनी पड़ेगी फिर वो। आप वो सोचो ना, कि अपने मृत्यु से, अपने काल से बचने के लिए मार्कंडे जी को, जो खुद एक ऋषि पुत्र थे, क्यों मृत्युंजय मंत्र का आह्वान करना पड़ा, अनुष्ठान करना पड़ा? अपने पिता से हवन करवा लेते। हाँ। बट इसका किस लेवल का अफेक्ट आता है फिर, क्योंकि लोगों के नारद काम जी ने होते हैं। आके ध्रुव भगवान को क्यों मंत्र दिया? हाँ। कह देते किसी ऋषि मुनि के पास चले जा, हवन कर देंगे तेरा। एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। हम्म। सही है, अपने मरे स्वर्ग दिखता है, कहावत है हमारे यहाँ। तो जैसा भी है खुद करो, वो इम्पोर्टेंट है। खुद करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आपके अंदर एक भाव जागृत होता है, हम्म। आप उस देवता से कनेक्ट होते हो। सोचो जिसने ये सृष्टि बनाई, ब्रह्मांड बनाया, जो सारे ग्रह नक्षत्रों को चला रहा है, आप उसे कह रहे हो, डील कर रहे हो, ठीक है मैंने तेरी 51,000 की पूजा करा दी, अब मेरा काम कर दिया। 51,000 उसके लिए क्या है? देवता के लिए। वो तुम्हारे लिए।
आप गुस्सा हो रहा है, मैंने तेरे को यार रोज फूल चढ़ाए हैं, तेरे को रोज प्रसाद लगाया, तूने मेरा काम नहीं किया, ये कोई बात होती है? हाँ, तो भाव कनेक्ट नहीं है ना। आप मंत्र कर क्यों रहे हो? आप उस इष्ट देवता से कनेक्ट हो रहे हो ना। तो जो तो लोग मन रेगुलरली मंत्र फॉलो करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, आप उनसे पूछो, कभी जाके बैठ के बात करो, आप कहोगे वो मंत्र करते हुए देवता से बात कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, देवता सुन रहे होते हैं उनकी। दिस तभी अप्लाई फॉर यंत्र एंड तंत्र टू। है ना। मतलब जिस तरीके से आपने बोला, ये जो हम मंत्र की बात कर रहे हैं, तो वो यंत्र और तंत्र पे भी अप्लाई करता है। यंत्र और तंत्र पे इसलिए नहीं अप्लाई करता क्योंकि भगवान शिव ने जब अलग अलग तंत्रों में मेथड दिया तंत्र का, हम्म। उन्होंने यही कहा कि ये मतलब तंत्र मान लो इन केस ऑफ इमरजेंसी है, जैसे इमरजेंसी में चीज चाहिए होती है ना, हम्म। वो चीज है वो, कि ठीक है हमें आज ही चाहिए, ये करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। इवन तो अगर आप तंत्र के प्रयोग भी कर रहे हो तो आप कोई भी ऐसा ऐसा कोई भी तांत्रिक नहीं है जो रेगुलर अपने इष्ट के आराधना से विरक्त हो। आपको सडन वो प्रयोग बता रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली वो भी अपने इष्ट की आराधना में बिजी है। हम्म। ये क्वेश्चन था, अभी वर्कशॉप की थी मैंने यंत्र की। तो एक स्टूडेंट ने पूछा था, बोले कि जो हम मार्केट से यंत्र लेके आते हैं, उसकी जो हम पूजा करते हैं उसमें, और हम जो खुद से यंत्र बनाते हैं उसकी पूजा करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है। आई गेस इससे बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है कि हम जब खुद से करते हैं तो डीटी अंदर से, बिकॉज वी ऑल आर हैविंग दैट सूक्ष्म शरीर जो आत्मा। आप देखो मार्केट से पता है कौन से यंत्र लाते हो, हाँ। आपको पर्टिकुलर एनर्जी की जरूरत है ना, आप कॉपर का वो यंत्र है वो आप खुद बना नहीं सकते। हाँ, कॉपर का 3D यंत्र बना आता है ना जो, बिकॉज कॉपर क्या है, कंडक्टिंग मेटल है। कंडक्टिव मेटल है, करेक्ट। और जब इवन तो आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ यंत्र का। कोई भी पूजा होती है घर में, हम्म। एक यंत्र रखा जाता है, शुरू से रखा जाता है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया, क्या है वो? कलश। कलश। कॉपर का कलश होता है, उसमें जल भरा जाता है, उसे चावल का आसन दिया जाता है या गेहूं का आसन दिया जाता है, उसके नीचे भी कुछ अष्टदल पद्म आदि बनाए जाते हैं, हाँ। चावल रखे जाते हैं, फिर कॉपर का कलश रखा जाता है। कलश पे भी जिन देवता का उसमें आह्वान हो रहा है, पूजन हो रहा है, उनके बीज मंत्र आदि लिखे जाते हैं। फिर उसके अंदर भी कई कई सामग्री डाली जाती है, जैसे पांच सुपारी नदियों डालना, का हाँ, डाल सिक्का जाता डालना, है, सुपारी डालना। सुपारी, एलिमेंट्स डाले जाते हैं। फिर मरकरी प्लेट में पत्ते रखे जाते हैं, फिर चावल की भर की कटोरी रखी जाती है, देन नारियल रखा जाता नारियल है। रखा जाता है। यंत्र बना लिया ना आपने। हाँ। आप ये बताओ कि अलग अलग देवता अलग अलग टाइप का टीका क्यों लगा रहे हैं? जैसे भगवती का है अर्ध वलयाकार, यानी आधे चंद्र की, अर्धचंद्र। वो भी तो एक तरह का यंत्र है ना जो उन्होंने अपने माथे पे प्लेस कर रखा है। या आप देखो बहुत लोग वी वाला टीका बनाते हैं, हाँ। यंत्र है। ओके। सिंबल है ना। बेसिकली यंत्र एक सिंबलाइजेशन है। सिंबल है, हाँ। भृगु योगावली पढ़ोगे तो उसके अंदर भगवान भृगु ने क्लियरली मेंशन किया है इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, तो ये पर्टिकुलर यंत्र उसके लिए एडवाइज्ड है। और वो यंत्र यंत्र की फॉर्म में नहीं है, वो यंत्र ऐसे ठीक है, आपने एक सर्कल बना दिया, उसके सामने 4 दिए जला दिए, बीच में कलश स्थापित कर दिया और उसमें गौरी माता का या ऑल एंड अलग अलग देवता का पूजन करा, वो यंत्र है आपका। उसके अंदर ऐसे मेंशन्ड है, मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। हम्म। ये भृगु योगावली के अंदर मेंशन्ड है। भृगु योगावली में। ये क्या है? शुक्राचार्य और भृगु ऋषि का संवाद है चार्ट के ऊपर।
जिसमें एस्ट्रोलॉजिकली रेमिडियल यंत्र दे रखे हैं। तो वो पूछते हैं किम जापेन, किम यंत्रेण, किम मंत्रेण। तो उसमें भृगु ऋषि जाप बताते हैं, अच्छा किम दानेन, दान बताते हैं, जाप बताते हैं, यंत्र बताते हैं और मंत्र बताते हैं। तो 4 उपाय हो गए, जाप, दान, यंत्र और मंत्र, 4 ही केंद्र है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी बहुत ब्यूटीफुल चीज है, लोगों ने खराब कर दी है। यस, दैट इज ट्रू। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्टडी। lack of study, in proper knowledge, half baked knowledge. So yes, मतलब इट्स बेटर कि वही ना, जितना जानते जाते हैं, जितना जानते जाते हैं, उतना लगता है कि अभी तो कुछ आता ही नहीं है। कितने जन्मों की अ, साधना है जो चलती आ रही है। हम लोग एक बहुत बेसिक चीज जब चार्ट एनालाइज करते हैं देखना भूल जाते हैं, वो ये है चार्ट की एनर्जी हमें कैसे पता चलेगी क्या है। हम देखते हैं लग्न कैसा है, ज्यादा एडवांस जो समझते हैं खुद को वो देखते हैं आत्मकारक कहाँ है, हम्म। लेकिन चार्ट की एनर्जी ये गवर्न नहीं करते। चार्ट की एनर्जी पता चलती है, आप केंद्र हाउस आपकी किताब पढ़ो तो उसमें वो बताते हैं कि उनके जो गुरु थे, ज्योतिष गुरु श्री योगी भास्करानंद जी महाराज, हम्म। वो हमेशा चार्ट को देखते समय सबसे पहले कंसीडर करते थे कि इसके सबसे ज्यादा ग्रह किन राशियों में बैठे हैं। सुपर एक्टिव प्लेसेस तो वही है। जैसे वो जब भी, जैसे योगी भास्करानंद जी जब ज्योतिष सिखाते थे तो वो कुंडली में सबसे पहले देखते कि बृहस्पति की राशियों में कितने ग्रह हैं। आपके मैक्सिमम ग्रह जिन राशियों में बैठेंगे आपकी क्वालिटी वही होगी, रिस्पेक्टिव ऑफ लगना, irrespective of moon sign, irrespective of sun sign. हाँ, बिकॉज प्लैनेट्स टेक एनर्जी फ्रॉम राशिज ना। हाँ, जैसे आपके चार्ट में सबसे आप प्लैनेट किसमें लिब्रा में बैठे हैं। लिब्रा में, हाँ। पता नहीं फिर बोलने की जरूरत ही नहीं कुछ। लिब्रा में। हाँ, लिब्रा अब एंड लियो। कोई रजिस्टर ऑफिसर बनेगा या नहीं बनेगा तो वो देखते थे कि कितने ज्यादा प्लैनेट हाँ। सेजिटेरियस में बैठे हैं और सेजिटेरियस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। हम्म। ये देख रहे हो 10th हाउस, वो देख रहे हो सेजिटेरियस इतना स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं कि इसे गजेस्टेड ऑफिसर बना दे। बिकॉज ऑफ सेजिटेरियस साइन जो है वो गजेस्टेड ऑफिसर्स का साइन है। ओके, गैजेट ऑफिसर्स। मैं आईएएस पीसीएस के लिए कौन रिकमेंड सा साइन देखते हैं? मैं रिकमेंड करूंगा योगीज डेस्टिनी एंड द व्हील ऑफ टाइम किताब सबको पढ़नी चाहिए। ओके। के राव साहब ने बहुत अच्छा लिखा है। हम्म। गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे देखेंगे? मतलब क्या D1 से हम देख के बता सकते हैं कि ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में काम करेगा? अ, इवन D10 दोनों काम करते हैं। अच्छा। आजकल तो लगाते थे ठीक है सूर्य के साथ केतु का कनेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मोस्टली टाइम नहीं मिल रही, मिल भी रही तो कोई प्यून बन रहा है। है तो गवर्नमेंट जॉब लेके। कैसे कह दोगे आप? तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, बहुत प्रिसाइज थिंग है। वो हेयरलाइन जो डिफरेंस है उसको इंडिकेट करती है। हम्म। हम्म। ओके, मतलब काफी डीप डिस्कशन रहा हमारा। हमने स्टार्ट मैंने शुरू में क्या कहा था, क्वेश्चन। डिस्कशन कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पर पहुंचे हम। हाँ कोई और भी हो कि पहले से कोई प्रिपरेशन किया हो या ऐसा हो। ट्रू, एंड आई वुड लव टू इनवाइट यू वंस अगेन, मे बी लाइक आफ्टर फ्यू डेज। एक श्योर। और हम टॉक शो करते हैं रिगार्डिंग दिस ओनली, हाँ विदाउट एनी प्री प्लानिंग। और एक रिकमेंडेशन जैसे आपका ये
एस्ट्रोलॉजी वाला जो चैनल है, मैक्सिमम लोग जो एस्ट्रोलॉजर है वो देखेंगे ही। तो मैं एक रिकमेंडेशन करूंगा कि हम्म। अगर आप एस्ट्रोलॉजी परस्यू कर रहे हो, आप गणेश जी को जरूर वर्शिप करो। उनके स्तोत्रों से उनको वर्शिप करो, क्योंकि मंत्र से वर्शिप करना विदाउट गुरु की इनिशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम स्त्रोत पढ़ सकते हैं। उनको वर्शिप रेगुलरली करो। एक बार आपने बताया था कि हम दक्षिणामूर्ति का भी लेकिन अगर किसी के पास मंत्र नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है ना दक्षिणामूर्ति जी का स्तोत्र, हाँ, तो वह नमः स्त्रोत, दक्षिणामूर्ते। तो हम दक्षिणामूर्ति का स्त्रोत पढ़ सकते हैं इनकेस हमारे पास मंत्र नहीं है। हाँ बट देखो वो बहुत हायर प्लेन है। अभी अभी सबसे पहले आप गणेश जी को वर्शिप करो। गणेश जी ने चाहा आपको गुरु भी मिलेंगे, ज्योतिष भी आएगा, और विदाउट बुक्स आएगा। आई मस्ट से कि वो लोग काफी ब्लेस्ड होते हैं जो बिना किताबों से किताबों में नॉलेज नहीं है। किताब क्या है? किताब एक स्पार्क जगाने के लिए है। स्वाद जगह नहीं है। किताब आपको बेसिक प्लेन दे सकता है, वो आपको उसके बाद चीजें रास्ते समझा सकता है। बाकी जो इन डेप्थ ऑफ नॉलेज है ना, वो आता है चिंतन से। और चिंतन मनन। चिंतन के बिना इष्ट कृपा के नहीं आता। और जो ज्योतिष है उसके ऑल ओवर जितना ज्योतिष है, सबके मेन डायटी गणेश जी है। ओके। तो गणेश जी को उनके स्तोत्र से रेगुलर वर्शिप करो। मैं पता है दिल्ली में एक मंदिर है, कालका जी मंदिर। हम्म। वहाँ पे ना नवग्रह जो होता है ना, नवग्रह वाला सेक्शन होता है कि वहाँ पे नवग्रह की मूर्तियों की स्थापना होती है। हम्म। और मैंने बहुत जगह देखा, उस जैसा सुंदर नहीं देखा। वहाँ नवग्रह स्थापित है और नवग्रह के बिल्कुल सामने गणेश जी की मूर्ति है, जैसे वो उनको संचालित कर रहे हो। हाँ, प्रथम पूज्य की श्रेणी में भी है ना, गणपति जी के बिना तो कोई आराधना पूरी भी नहीं होती है। और गणाध्यक्ष है। हम्म। इवन वेद मूर्ति है। वेद मूर्ति क्या है? सेजिटेरियस का साइन क्या है? अच्छा, एक घोड़ा है, एक आदमी है, हाथ में धनुष है। यानी जो बॉडी का ऊपर पार्ट है, अपर पार्ट है, वो ह्यूमन का है, हम्म। लोअर पार्ट। एनिमल का। लेकिन सेजिटेरियस में जब आपको जाना है तो आपको रिवर्स करना पड़ता है। गुरु की एनर्जी चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो तब कौन आते हैं? वेद मूर्ति आते हैं। ऊपर एनिमल पार्ट है, नीचे ह्यूमन पार्ट है। ह्यूमन पार्ट है। दैट्स वाई भगवान नरसिंह, भगवान गणपति, भगवान हनुमान, ये वेद मूर्ति है। इवन तो आपको गणेश जी और हनुमान जी का वर्शिप करना ही पड़ेगा। आपको 3 एस्ट्रोलॉजर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेंगे जो गणेश जी, हनुमान जी और नरसिंह भगवान का वर्शिप करते हैं। श्रीनिवास रामानुजन हम्म। कहते थे उन्हें सारे इक्वेशन अपने में नरसिंह भगवान सिखाते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है ये। वेद मूर्ति है। दैट्स वाई कि आपको इनको वर्शिप करना ही चाहिए। कॉम्बिनेशन ना कि लकड़ी के गणेश जी ले आए, लाल रंग के ले आए, पीले रंग के ले आए, नहीं होगा। स्तोत्र पढ़ना पड़ेगा, वर्शिप करना पड़ेगा, अपनी भावनाओं के ऑफर करना पड़ेगा उन्हें। हम्म। तो आज काफी अच्छा डिस्कशन हो गया है ना। हाँ, मुझे भी मंगलवार को। मुझे, मुझे भी वो नहीं था कि हाँ इतना अच्छा हो जाएगा। हाँ, वही ना। विजडम तब निकलती है जब चर्निंग होती है अच्छा, थॉट्स की। एक चीज मैंने आज और नोटिस करी। मेरा हाँ। लगता है चंद्रमा है, मून लगना है। कितनी कोशिश कर रहे थे हम पॉडकास्ट करने की, हुआ कब? ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा। यस। करेक्ट। हाँ, एंड फुल मून इन स्कॉर्पियो, फुल पिंक मून इन स्कॉर्पियो। ज्योतिष करते हो ना, अंदर से जॉय आना चाहिए। अगर नहीं हाँ, आना ना, बेकार है फिर तो करना। छोड़ दो फिर।
खुशी मिलनी चाहिए आपको। ट्रू। चलो, बहुत अच्छा लगा निशांत, आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, मुझे आप मुझे बहुत इस अच्छा चैनल लगा। पे आए। और हम जल्दी दूसरा वीडियो भी साथ में करेंगे, एक और डिस्कशन करेंगे, इस बार कुछ डिफरेंट से स्टार्ट करके, फिर तो आगे का कॉन्वर्जेशन तो हमें भी नहीं पता कि कहाँ जाता है, बिकॉज आपके साथ में तो कुछ चीजें प्लान ना करके चलो वो ज्यादा बेटर है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस। अच्छा, मेरे ख्याल से आपको एडिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू एडिट दिस वीडियो। कुछ चीजें रॉ बहुत अच्छी लगती है, तो we'll keep it raw and we are not going to edit this video at all. I want every single word की जो viewers तक पहुंचे, बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। और आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा, नॉलेज कुछ अच्छी मिली, तो कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आप चाहते हो कि निशांत कवर करे, तो हम नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन में वहां से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हम जब एंड कर रहे हो, इससे पहले आज हनुमान जयंती है, तो हम 9 बार एटलीस्ट युग तारक मंत्र श्री राम जय जय राम का मेडिटेशन करें। तो स्टार्ट करें हम। हाँ। श्री राम श्री राम राम जय 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 राम। राम। श्री श्री राम राम जय राम जय 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 जय। राम। श्री श्री राम राम जय राम जय 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 राम। राम। श्री श्री राम राम जय जय राम जय 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 राम। राम। श्री श्री राम राम जय जय राम जय 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 राम। राम। श्री श्री राम राम जय राम जय 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 राम। श्री श्री राम राम जय राम जय 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 राम। राम। श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम। बोलो रामदूत हनुमान जी की जय। जय।